दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल डोज। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजन कुमार जी। तो सबसे पहले तो आपका वेलकम है मेरे चैनल पर राजन जी। थैंक यू। तो मैं बता दूं कि ये अभी प्रेजेंटली मैं एनपीसीआई काकरपारा में वर्किंग में है और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं। तो आज हम लोग इनसे डिस्कस करेंगे कि कैसे इन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और कैसे इंटरव्यू उनका रहा, इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या इंटरव्यू का पैटर्न था। तो राजन जी, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें जिससे एक आइडिया लग जाए कि आप कहाँ काम करते हैं और कहाँ से हैं। जी, मेरा नाम तो आप जैसे बोल ही दिया, राजन कुमार है और हम बिहारपुर समस्तीपुर जिला से हैं और डिप्लोमा 2015 से 18 सेशन में मुजफ्फरपुर से कंप्लीट किए हैं। उसके बाद मैं जॉब की तैयारी कर रही थी और बीटेक भी चल रहा था मेरा, लेकिन बीच में क्या हुआ कि बीटेक छोड़ना पड़ा और यहाँ आए हैं जॉब करने के लिए। इससे पहले मेरा डीएमआरसी में हुआ था, तो वहाँ पे छोड़ के वहाँ पर मतलब ज्वाइन ही नहीं किए थे। और ये हुआ, उसके बाद रेलवे जे में मेरा 0.33 से सेकेंड वाला में छूट गया था, फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया था। और यूपीपीसीएल जे में 2 बार क्वालिफाई किए लेकिन मेरिट नहीं बना। तो ये सब मेरी बैकग्राउंड है और फिलहाल तो मैं एनपीसीएल कागड़ापार में ज्वाइन किया हुआ हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि डीएमआर सीरीज छोड़ चुके हैं और 2 से 3 एग्जाम में इनका ऑलमोस्ट 1 नंबर से या 0.5 नंबर से रह गया है और फाइनली अभी ये एनपीसीआई में वर्किंग में है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू फॉर सेलेक्टेड इन एनपीसीआईएल। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं बता दूं कि रिसेंटली एनपीसीएल के कई सारे एग्जाम आने वाले हैं और आई थिंक 16 तारीख को आधा साइड का एग्जाम भी है, इलेक्ट्रिकल हाँ। ब्रांच का। तो यस। और इंटरव्यू भी शायद उसी नेक्स्ट डे इंटरव्यू है उनका। तो हम्म। कैंडिडेट काफ़ी कंफ्यूज हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो थोड़ा बर्डन बढ़ जाता है। हाँ, वजन बढ़ जाता है, न्यू स्टूडेंट के लिए तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो यदि सबसे पहले इन शॉर्ट बात करें कि यदि आपको पहले रिटर्न एग्जाम निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप इंटरव्यू में एंट्री करेंगे, ऑब्वियसली बात है। यस। तो रिटर्न एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है एनपीसीएल का? रिटर्न एग्जाम की तैयारी कैसे करना चाहिए? रिटेन एग्जाम का जैसे हम लोग जहाँ एग्जाम दिए एनपीसीएल में, वहाँ तो फुली टेक्निकल था और ऑनलाइन था। लेकिन आधा साइड का कुछ अलग पैटर्न है, वहाँ टेक और नॉन टेक दोनों है। तो टैग तो बहुत इजी आता है। आप बेसिक अगर पढ़ रहे हैं, बीके मेहता पढ़ रहे हैं, या फिर आर के राजपूत कंप्लीट है, या फिर आपका कॉन्सेप्ट नॉलेज है, तो आप इजी वे में कर सकते हैं। और ज़्यादा इसका हार्ड क्वेश्चन रहता नहीं कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाना, फोकस करना पड़ेगा उस पर। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं बेसिक का। अच्छा। मैं सब सब्जेक्ट से रहता है क्वेश्चन, लगभग मशीन, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे रहता है, लेकिन ऐसा इजी रहता है कि आप आराम से कवर कर सकते हैं अगर थोड़ा सा भी जानकारी है। तो एग्जाम के लिए थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल पर कितना ध्यान देना चाहिए? हाँ हाँ, न्यूमेरिकल पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन उतना नहीं रहता है, सिंपल रहता है। जो आप इलेक्ट्रिकल में तो मशीन्स में कुछ न्यूमेरिकल है, जैसे सिंपल सिंपल फार्मूला बेसिस रहता है। ऐसा नहीं कि जैसे एसएससी जेई में रहता है, उतना लेंदी में नहीं जाता है, सिंपल बेसिक रहता है। और जो आप अगर बेसिक पता है तो कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं है। बिल्कुल। तो आपने एक बार बुक का नाम रिपीट कर सकते हैं, क्या क्या बुक का नाम बताया था? बुक सिंपली हम ज़्यादा फोकस करते हैं बीके मेहता। वैसे तो हम तीनों बुक पढ़े थे और पूरा कंप्लीट किए हुए थे। जी। लेकिन अगर आप जिनके पास टाइम अभी कम है, वो बीके मेहता प्रीफर करें। उसके बाद अब तो बुक से काम आने लगा है, कॉन्सेप्ट अगर आपको है तो उससे इजी करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे पैटर्न अब चेंज हो रहा है। क्वेश्चन जो है वह बिल्कुल। दिमाग को हिट कर रहा है। बुक में अगर कोई पढ़ के जा रहा, रट के जा रहा, तो वो क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि एक टाइम था जब खुरमी जैन या जो बेसिक एमसीक्यू बुक आती थी उनसे पढ़ के हम्म। एग्जाम निकल जाता था। जो पढ़ लेते थे ये सब उनका फिक्स हो जाता था, जी। लेकिन अब पैटर्न पूरा चेंज है। अब जो बचपन से जो फर्स्ट सेमेस्टर से मेहनत कर रहे हैं ब्रांच के ऊपर, और उसी समय से जो दिमाग में एडजस्ट कर रहे हैं, उस बातों को, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, उनका हो जाना है अब। बिल्कुल। तो जिनका बेसिक अच्छा है, जिन्होंने बेसिक अच्छा किया है थ्योरी में, न्यूमेरिकल में, तो हाँ। उनके काफ़ी चांस रहते हैं निकलने के। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट के 10 दिन में कोई भी एक बुक पढ़ के चले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अब ये उसे पैटर्न। आता नहीं है, यस, तो वो
ये पैटर्न अब चेंज हो गया और हर एक एग्जाम का चेंज हो गया। बिल्कुल। तो किसी भी एग्जाम की बात करना चाहें, एसएसओ का हो, आपका एनपीसीआई में डीएई का हो, आपका डीएमआरसी हो, तो आपको टोटल बेसिक्स से जाना है। बेसिक्स को आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा पहले। यस। सब क्वेश्चन में बहुत सारा जैसे डीएमआरसी हो गया, यूपीपीसीएल में डाटा बेसिस भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो वो सबको थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करें। जैसे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हो गया, जैसे बल्ब की लंबाई मेरे अथी से बोर्ड का लंबाई कितना है ग्राउंड फ्लोर से, इस टाइप का। जैसे ल्यूमिनियस फ्लक्स कितना होता है किसी चीज़ का, इंटेंसिटी कितना है, इस टाइप का डाटा बेसिस भी आने लगा है, तो उस सब पर भी थोड़ा ध्यान दें। बिल्कुल। तो यदि मैं फिर भी आपसे पूछूं कि यदि लास्ट 10 डेज या लास्ट 20 डेज में यदि किसी को पढ़ना है, और यदि वो टाइम देता है 10-12 घंटे पर डे के हिसाब से, तो किन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, किन सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़े? ज़्यादा सब्जेक्ट तो हम लोग इलेक्ट्रिकल का मशीन और पावर सिस्टम है, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों अच्छे से कवर कर ले। उसके बाद हो गया आपका न्यूमेरिकल नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी से अच्छा क्वेश्चन आता है। नॉर्टन, थेवेनिन, ये सब जो है केवीएल केसीएल, इन सब पर कवर कर ले। और ये और जो सभी सब्जेक्ट है सभी को हल्का हल्का देख ले, और ऐसा देखे कि जैसे क्वेश्चन, अब तो ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं आप, लेकिन आपको थ्योरी पहले कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा वहाँ पर डाट गलत होने का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज करता है तो आप वहाँ पर गलत करके आ जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। इसीलिए आप ठीक है मेहता एक बार देख ले अच्छे से, और जेबी गुप्ता का क्वेश्चन ठीक है वो पढ़े जो डिटेल में, जैसे उसमें गेट का भी क्वेश्चन दिया हुआ तो सब डेटा कवर करने की कोशिश मत करे। तो बेसिकली यही है कि जिनका बेसिक अच्छा है उनका चांसेस अच्छा है एग्जाम निकलने का, और बाकी जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो बीके मेहता बुक को एक बार देख लें। और इसके अलावा छोटे छोटे जो फॉर्मूलेटिव न्यूमेरिकल होते हैं, जो फार्मूला बेस पे डायरेक्ट आ जाते हैं, तो वो एक बार देख सकते हैं। हाँ। हाँ, वो डायरेक्ट फार्मूला वाला ही देखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। जैसे इंडक्टेंस का फार्मूला हो गया, कैपेसिटर का फार्मूला हो गया, ये सब थोड़ा देख ले। और मशीन का स्पीड निकालने वाला हो गया, स्लिप का हो गया, मशीन का ईबी निकालना, बैक ईएमएफ निकालना, ये सब टाइप का जो फार्मूला है सिंपल वही सब आता है। ज़्यादा आपको लेंथ में नहीं जाना, लेंथी नहीं होना है। तो बिल्कुल वही है कि मैं तो मैकेनिकल से हूँ, तो मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है कि क्या ईएमएफ है, क्या इंडक्टेंस है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल से उनको हाँ। समझ आ रहा होगा कि क्या आप बता रहे हैं उनको। जी। खास करके ये डीएई का जो भी है डिपार्टमेंट, उसमें थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा रहता है। हाँ। तो अब वो पैटर्न नहीं रहा कि आप 1 महीने की तैयारी करके एग्जाम निकाल लें, हाँ, आपको 1 महीना की तैयारी कर ले, मतलब वो आप सिर्फ सोचिएगा कि 2 बुक पढ़ के हम पूरा अगर ऑब्जेक्टिव खत्म करके जा रहे हैं तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, आप इसके लिए श्योर नहीं है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने लगा है, और जो शुरू से मेहनत कर रहा है उसके लिए ज़्यादा एडवांटेज है। बिल्कुल। और आई थिंक होना भी चाहिए कि जो लड़का या जो भी स्टूडेंट शुरू से मेहनत कर रहा है, इसके बेसिक्स अच्छे हैं, उनको फ़ायदा मिलना भी चाहिए। और नॉनटेक की बात करें, क्योंकि कभी कभी नॉनटेक का पोर्शन आ जाता है, तो उसमें कैसे तैयारी करना है? नॉन टेक का आपको तो रीजनिंग मैथ लगभग सब कवर कर लेते हैं। मेन जीके जीएस में सब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम करंट अफेयर्स जो पढ़ते थे, हम पढ़ते ही नहीं थे करंट अफेयर्स। जब लास्ट एग्जाम बचता था 10 दिन, तो हम एक अति एसपीडी का खेल लेते थे, या किसी चीज़ का जो 5-6 महीना का जिसमें दिया जाता था वो ले लेते थे, और प्लस वीडियो देख लेते थे, और उस समय जो पढ़ते थे वो याद रहता था। अगर पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं कंटिन्यूसली, तो बिल्कुल हो सकता था कि एग्जाम आते आते आप पुराने वाला भूल गए। लेकिन एक बार अगर आप 2-3 दिन हम कंटिन्यूसली उसको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ते थे, और उसमें से लगभग 50% 60% आराम से बना देते थे। तो ऐसा हम करते थे करंट अफेयर्स के लिए। और जीके जीएस तो ऐसा चीज़ है कि आप मेन मेन चैप्टर पढ़िए। जैसे हम लोग में टेक्निकल में ज़्यादा इधर उधर क्वेश्चन, ज्योग्राफी में जैसे हो गया उद्यान हो गया, पर्वत पठार हो गया, नदी हो गया, ये सब। इतिहास में मुगल एम्पायर हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, जैसे कौन गवर्नर कहाँ से, ये सब। ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, उसका पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। वो सब टॉपिक आप अच्छे से कवर कर ले। बाकी सब आपका कवर हो रहा है, या फिर अगर टाइम है तो पढ़ सकते हैं, अगर कम टाइम है तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए कि किस किस टॉपिक से आ रहा है, और उसका पढ़े। हम ऐसा ही पढ़ते थे, किसी भी एग्जाम में जाते थे तो उसका प्रीवियस ईयर देखते थे क्या क्या क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आ रहा है, और उसको ही
पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है, कम टाइम में आप अच्छे कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बेसिकली वही है कि जीके का जो स्टैटिक पार्ट है वो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उसको, 3 से 4 महीने। और जो बाकी करंट अफेयर है उसको आप लास्ट के 10 डेज या 5 डेज में किसी भी ऑनलाइन लेक्चर से या कोई पीडीएफ बुक से उसको कवर कर सकते हैं आराम से। Yes. बाकी आप टेक्निकल से हैं तो मैथ और रीजनिंग तो एक माना जाता है कि आप ऑलमोस्ट कर ही दोगे पूरा। हाँ, रीजनिंग तो सब कर लेता है। मैथ में जो हो जाता है, कोई कोई कंफ्यूज जाता है जिसका थोड़ा उतना पहले से नहीं पढ़ते हुए रहते हैं, तो मैथ को भी पढ़ने की जरूरत है। एक बार आप अगर हैं पुराने स्टूडेंट हैं तो एक बार सबको खत्म करके रखिए, एक नोट्स प्रॉपर बना के रखिए। हमने ऐसा ही किया था, मैथ रीजनिंग एक बार पूरा पढ़ के उसको एक नोट्स बनाए हुए थे। कोई भी एग्जाम जाए थे उसको एक बार रिवाइज करके जाते थे, और लगभग 3 4 बार रिवाइज हो जाता है तो फिर वो कंटिन्यू हो जाता है, फिर उस दिक्कत नहीं रहता है मैथ रीजनिंग में। लेकिन जीके जीएस तो हमेशा पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर्स न्यू न्यू आते हैं, बिल्कुल। तो इसको भी पढ़े हैं हम लोग। तो वही है कि आज की डेट में आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से जॉब लेना है तो आपको एक एक चीज़ एक एक टॉपिक पर ध्यान देना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आज की डेट में। क्योंकि अब तो ऐसा भी आता है कि किसी किसी में किसी एक ही सब्जेक्ट से पूछ दिया, किसी किसी एग्जाम में 2 3 सब्जेक्ट ही कवर करता है। यूपीपीसीएल हम लोग का है कि ऐसा सब्जेक्ट पूछने लगा है कि किसी बार सिर्फ मशीन से ही पूछता है, तो किसी बार पावर सिस्टम से ही पूछता है। जैसे पिछले बार मेरा यूपीपीसीएल में रिजल्ट हुआ था तो उसमें जनरेशन से सिर्फ क्वेश्चन था, और जनरेशन बहुत कम आदमी पढ़, बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं उसको। आपका पावर जनरेशन में और उसमें भी इक्विपमेंट से, तो ये सब क्वेश्चन है कि अब पैटर्न बदलने लगा है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा, और हर एक को आप डिटेल में जाके पढ़ना होगा। ऐसा आज का पैटर्न आ गया है। तो यदि रिटर्न की बात की जाए तो कितना परसेंट कट ऑफ जाता होगा स्किल इंटरव्यू के लिए? रिटेन आपका अगर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो तो आप पहले से, लेकिन देखे हैं कि एनपीसीआर का जो भी क्वेश्चन आता है थोड़ा सा इजी रहता है टेक्निकल में। हम्म। नॉन टेक तो हम नहीं दिए थे उस टाइम, तो टेक्निकल में इजी रहता है। और आपका अगर 80% से एबव है, 80 85% तो आने की चांस है बिल्कुल। तो 80% अबव है तो आप इंटरव्यू की कॉल उम्मीद कर सकते हैं आराम से। हाँ, उम्मीद कर सकते हैं, और वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। हो सकता है कि किन्हीं का क्वेश्चन हार्ड हो और फिर 75% ही आया तो वो ऐसा नहीं कि छोड़ दे, वो बिल्कुल। एक बार यूट्यूब देख ले कि सबका नंबर कैसे आ रहा है, ये बेसिस पर आप कर सकते हाँ मतलब ऑन एवरेज बात करें तो 80% एक लिमिट है जिसको आपको अबव ही जाना है। हैं। 80% लिमिट, यस, उससे हुए बढ़ जाना है। तो इंटरव्यू के लिए कितने टाइम से बच्चे एनपीसीएल कॉल करती है? इंटरव्यू के लिए तो 5 टाइम्स बुलाती है। अब इंटरव्यू की यदि बात करें कि इंटरव्यू का क्या है और क्या पैटर्न है इंटरव्यू का, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? इंटरव्यू में जनरली आप इन कीजिएगा तो पहले तो बहुत डर लगता है इंटरव्यू से, लेकिन जाते हैं आप, कोई बहुत ही अच्छे रहते हैं सब पूछने वाले। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे शुरू में आपके बारे में जानेंगे कुछ, और आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे आप उनके सामने खुल जाइएगा। जैसे हम गए थे तो हमसे पूछे कि आपका एज कितना है, आप बिहार से है और शादी कब करना है। हम बोले 23 है और शादी अभी नहीं किए हैं। बोले क्यों नहीं किए आप शादी, तो लगभग बिहार में बहुत कम एज में हो जाता है। हमने इसी टाइप का ऐसा क्वेश्चन पूछे कि हम उनके सामने पूरा खुल चुके, फिर डर नहीं लग रहा था। फिर आप पूछेगा हाँ आप क्या क्या पढ़ के आए हो, तो हम लोग तो जानते थे, मतलब पहले से जानते थे 5 सब्जेक्ट बताना है, तो वहीं 5 सब्जेक्ट बता दिए। वो जनरल पूछे क्या क्या पढ़ के आए हो, तो जैसे पावर सिस्टम, मशीन, नेटवर्क थ्योरी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और इस मेजरमेंट हम पढ़े हुए थे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, तो वो 5 सब्जेक्ट बता दिए। तो फिर वो एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं, और पूरा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जानते हैं, लेकिन उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो सकती है। जैसे हमसे पूछें कि एनर्जी मीटर का, आप 3 फेज एनर्जी मीटर का डायग्राम बनाइए। वहाँ पर एक पेज देते हैं और एक मार्कर देंगे, बड़ा वाला पेज रहता है, उस पर आपको ड्रॉ करना है, या फिर कहीं के ब्लैक बोर्ड भी देता है, आप उन पर ड्रॉ कर सकते हैं। और आपका वो हर एक स्टेप देखते हैं कि ये लड़का कैसे ड्रॉ कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ से जा रहा है, तो उसका वो बारीकी से ध्यान रखते हैं। आप बनाते रहेगा वो उस पर भी नज़र रखेंगे। तो हमको 3 फेज बताए 9 लोड पे, तो 9 लोड पे मैंने बना दिया। फिर बोले कि इसी में लोड लगा दीजिए, लोड लगा दिए। उसके बाद बोले कि इससे मेजर क्या होता है, इस टाइप का बता दिए हैं। उसके बाद KWH मैंने आपके घर में यूनिट जो आता है वो कैसे ड्राइव करते हैं, मैंने वो क्या होता है, कितना यूनिट उठेगा बिजली, इसके बारे में पूछे थे। फिर बताया कि बल्ब इतना लगा हुआ है मेरे घर में, फ्रीज लगा हुआ है ये,
और पंखा लगा हुआ तो टोटल कितना एनर्जी में हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस टाइप का इकोनॉमिकल था, तो इसको भी हम मैंने बताया। उसके बाद मेजरमेंट का क्वेश्चन नहीं पूछे, उसके बाद वही ओम मीटर मेगर से क्या मेजर करते, इस टाइप का क्वेश्चन कुछ पूछे थे। तो ये सब बता दिए थे। उसके बाद एक मशीन वाले टीचर थे, तो फिर वो मशीन से क्वेश्चन पूछने लगे। इंडक्शन मोटर हम लोग का है, इंडक्शन मशीन। तो इंडक्शन मशीन से पूछे कि टॉर्क स्पीड कर्व ड्रॉ करने के लिए, तो टॉर्क स्पीड कर्व ड्रॉ कर दिए हैं, और उसके बारे में मैक्सिमम टॉर्क कहाँ मिलेगा और कब इलेक्ट्रो आपका लोड टॉर्क मीट करेगा, उसके बारे में थोड़ा सा पूछे थे। और उसके बाद पूछे कि इसमें अगर लोड हम लगा देंगे तो लोड कहाँ पर मिलेगा इस ग्राफ में, उसका भी ग्राफ बनाने के लिए बोले थे। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए थे, हम नहीं बता पाए डिटेल में, लेकिन बताए थे कुछ। तो उसके बाद जब जब आप बताना बंद कर देते हैं तो वो रुक जाते हैं, फिर वो ट्रांसफर कर देते दूसरे सब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा रुक गए थे, तो फिर बोले कि अच्छा ठीक है, दूसरे टीचर से पूछे। तो दूसरे टीचर तो हम अप्रेंटिसशिप किए हुए थे पावर सब स्टेशन में। जनरली सब यूट्यूबर बताते हैं कि आप अगर कोई अप्रेंटिसशिप किए हुए भी हैं तो नहीं बताने के लिए वहाँ, क्योंकि आपको डिटेल में जाएंगे। लेकिन हम यहीं पावर पॉइंट हम अपने ऊपर ले लिए थे कि नहीं, हम अप्रेंटिसशिप बताएंगे, उसका पूरा हम डिटेल कवर करके गए थे, यहाँ से पूरा पढ़ के गए थे। और हमको पता था कि हम इंटरव्यू को हम अपने तरफ मोड़ना है, तो हम उनको डिटेल में बताए, हाँ सर हम अप्रेंटिसशिप किए हैं और ये सब के बारे में जानकारी है, पावर सब स्टेशन में सब बटन ऑपरेटर के तौर पर काम थे। तो वो समझ गए। उसके बाद वो क्वेश्चन पूछे लगभग मेरा 35 मिनट के 30 से 35 मिनट इंटरव्यू चला, बहुत लंबा चला था मेरा। बाहर वाले भी सोच रहे थे कितना देर ये कर क्या रहा है अंदर में। बिल्कुल। तो हम पावर सिस्टम में फिर वो डिटेल में गए कि आपका कहाँ से एनर्जी जा रहा है, कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, पूरा समझाइए। तो जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सब समझाया। उसके बाद आपका जो जहाँ काम किए हैं वहाँ बिजली कहाँ इंटर करती है, किस पॉइंट पे, आइसोलेटर से पहले जो रहता है वो कहाँ से इंटर करते हैं और कहाँ पर एग्जिट होता है, उसके बारे में। फिर हर एक इक्विपमेंट के बारे में डिटेल पूछे हैं। मतलब वो उसमें पूरा डिटेल चल गया, और बताते जाइएगा आप तो और क्वेश्चन उसमें पूछने लगते हैं, फिर उनको भी मजा आता है, बताने वाले को भी मजा आता है। तो मेरे लिए यही एडवांटेज था कि मेरा लगभग 15-20 मिनट इसी में गया है। और ये बहुत स्टूडेंट को पता नहीं भी रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपका ट्रांसमिशन है, सर्किट ब्रेकर है, पोटेंशियल ब्रेकर है, पीटी। उसके बाद आपका रिले हो गया, आइसोलेटर का क्या काम है, ये सब टाइप का क्वेश्चन था। फिर आपका सर्ज क्या है, सर्ज एब्जॉर्बर क्या, वहाँ पर क्या काम है, लाइटिंग रजिस्टर क्या है, उसका क्या काम है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे पूरा डिटेल में। उसके बाद पूछे कि लास्ट लास्ट में कि आपका जो प्रैक्टिकल एक टाइप का क्वेश्चन कि नीचे जो पत्थर बिछा हुआ रहता है, पावर सब स्टेशन जनरली सब देखते हैं, उसका क्या काम है, क्यों बिछाते हैं पत्थर। तो उसका 3-4 में तो वो सब पढ़ के गए थे हम पूरा, कि हम अब जानते थे कि उनको मोड़ना है अपने टाइप। आप अगर किसी चीज़ का नॉलेज जानते हैं तो आप उनको अपने तरफ कर भी सकते हैं, अगर आप में कुछ दिमाग है तो भी। और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे, ये जवाब दे दिए थे। उसके बाद इसी में टाइम बहुत ज़्यादा चला गया था। उसके बाद नेटवर्क थ्री में गए थे सर, तो एक डायग्राम को कहे थे बनाने के लिए, तो उसका हम डायग्राम बनाए हैं। और सर्किट मैंने कि रिजोनेंस सर्किट का डायग्राम। उसके बाद फिर एक नॉमिकल दिए थे जिसमें आर और सी लगा हुआ था, उसका टाइम कांस्टेंट निकालना था, डीसी सप्लाई दिए थे। उसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस था और 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस था। नहीं, 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस था और 5 वोल्ट का सप्लाई था, तो आर सी निकालना था। तो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा दिक्कत किए थे कि हम सोचे डीसी में तो चार्ज नहीं होता, ब्लॉक कर देता है इलेक्ट्रिकल में। तो हम ये बात, और वो फोर्स कर रहे थे कि नहीं चार्ज होता है, हम बोले थे नहीं होता है, वो बोल रहे थे होता है। हम बार बार बोले थे नहीं होता, कह के ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ही सही हो, हम गलत होते हैं। तो उसके फिर एक सर और थे, तो वो पूछे थे न्यूमेरिकल टाइप के डाटाबेस, कि जैसे पंखा है तो इसमें किस डायरेक्शन रोटेशन करता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे। उसके बाद प्रेशर जो है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का, उसका प्रेशर किस यूनिट में मापते हैं, उसका प्रेशर कितना होता है, इस टाइप का डाटा बेसिस क्वेश्चन 2-3 पूछे। एक बार वो सब टीचर थे, उन लोग से बोले कि आप लोग क्वेश्चन पूछे, तो लोग कह रहे ठीक है बहुत अच्छा है, जा सकते हैं। तो यही सब था। ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन पूछे हैं, टाइम ज़्यादा लगा है क्योंकि हम भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगे थे, हमको उतना नहीं करना चाहिए था, लेकिन सिलेक्शन हो गया तो हमको लग रहा है कि सही होगा। बिल्कुल। तो इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि यदि किसी भी कैंडिडेट के पास अप्रेंटिसशिप है या फिर एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो वो उसको अच्छे से डिटेल उनका में जाके डिटेल पढ़ के आप जाए। पढ़ के जाइए।
पढ़ के जाए तो आप हो सकता है कि आप किसी और क्वेश्चन के प्रति वो जाएंगे। अगर आप उस वक्त होता है ना कि एक रीजन में आपको अगर पढ़ के जाए तो उस रीजन में आपको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे और जवाब भी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप इंटरव्यू अपने हिसाब से अटेंड करें कि मुझे इस रीजन से बाहर नहीं जाना है। हाँ, और ज़्यादा ये देखते हैं कि जैसे आपका 120 नंबर का इंटरव्यू रहता है जनरली, 6 क्वेश्चन, आप 6 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट बोल रहे हैं और 5 सब्जेक्ट मान लीजिए 100 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप गलत जवाब देने की कोशिश ना करें। अगर आपको पता है तो फिर आप बोले, गलत जवाब दीजिएगा तो जैसे 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर आप गलत दे रहे हैं तो नंबर मार्किंग कम हो जाएगा। अगर आप उसको एस्केप कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे और वो नंबर आपका जाएगा नहीं। आप 2-3 एस्केप कर रहे हैं तो फिर वो बात अलग है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आप इजीली में एस्केप कर सकते हैं अगर नहीं जानते हैं। और वो फिर 20 नंबर नेक्स्ट आएगा, आप उसका अगर जवाब डिटेल दे रहे हैं तो 20 का 20 नंबर आपको दे सकते हैं, 18-19 दे सकते हैं। तो आप गलत जवाब देने की कोशिश ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, उस समय गलती कर देते हैं तेज तेजी में कि चलिए कुछ तो बता रहे हैं, और वहाँ पर वो नंबर कम कम आते जाता है, जिसके कारण इंटरव्यू में पीछे जाते हैं वो। बिल्कुल, तो आपको एक्यूरेट वहाँ पर मेंटेन करना है एक्यूरेसी। और जवाब नहीं आता है तो आप मना कर सकते हैं या फिर एक चांस ले सकते हैं कि यस। सर आई कैन गेस द आंसर, इस टाइप से एक। यस, हाँ, ये बोल के आप ले सकते हैं अगर जानते हैं तो फिर। अगर बिल्कुल आप जैसे किसी का बोलिए त्वरक स्पीड कर्व को आप डिटेल में बताइए, तो फिर अगर आपको नहीं पता है तो उतना डिटेल आप नहीं कर पाइएगा। अगर नॉमरिकल डाटा है, जैसे मेरे पास पूछे थे कि बेगम प्रेशर का कितना होता है प्रेशर, तो मुझे उस समय कंफर्म नहीं याद था, लेकिन हम बोले सर आई गेस, मतलब बताए थे कुछ 10⁻⁶ और होता है, और वो लगभग सही ही था। बिल्कुल। तो वही है कि जितना आप डेप्थ में जाते जाओगे वो भी आपके उतनी ही डेप्थ में जाते जाएंगे क्वेश्चंस के हाँ, अकॉर्डिंग। वो भी क्वेश्चन जाते जाएंगे, डिटेल पूछते हैं वो, यही पूछने वाले ही रहते हैं और वो पूरा डिटेल तक जाते भी हैं। अगर आप उनको चाहिएगा कि हम इधर उधर बोल के निकल जाएंगे तो वो निकलने नहीं देते, वो फंसा देते हैं। बिल्कुल, जितना आपकी एज है उतने उनके पास एक्सपीरियंस है इंटरव्यू लेने का, तो डेफिनेटली वो झूठ तो बोलना वो बिल्कुल नहीं है। समझ जाते हैं कि किनको नॉलेज है। बिल्कुल। वो समझ जाते हैं कि इनके पास कितना नॉलेज है और इसको कहाँ से फंसाना है, क्या करना है। तो जो जैसे टीचर लोग बहुत सपोर्टिव रहते हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन फंस भी जाएंगे ना तो वो थोड़ा सा हेल्प करते हैं। हम भी बहुत सारे क्वेश्चन में फंसे थे तो वो बोले कि चलो ऐसा क्या हो सकता है राजन, कह रहे हाँ सर ऐसा हो सकता है, तो ठीक है तो इसी बारे में बताओ, तो वो बता देते थे। तो ऐसा होता है कि सर लोग भी हेल्प करते हैं, लेकिन आप अगर बार बार क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं तो फिर सर भी समझ जाते हैं, उसके बाद आपका इफेक्ट पड़ सकता है इंटरव्यू पे। बिल्कुल कि आपको ये आपकी जेन्युइन जो पर्सनैलिटी है वहाँ आपको मेंटेन करनी है। और पर्सनैलिटी मेंटेन करना है और आप ठीक से रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। हाँ, लैंग्वेज का एक इशू रहता है बच्चों का कि लैंग्वेज में क्या रहेगा, हिंदी रहेगा क्या इंग्लिश रहेगा। नहीं, लैंग्वेज आप जो बोलना चाहिए वो, जैसे हम लोग जानते हैं बिहार से हैं तो उनको जनरली हिंदी ही पूछते हैं। जैसे हम इन किए ही थे कि आओ राजन बैठो और पूछने लगे सवाल, तो वो हमसे पूछे ही नहीं कि क्या लैंग्वेज है क्या नहीं। लेकिन हिंदी अगर आप जानते हैं तो बेफिक्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, वहाँ पर हिंदी ही पूछते हैं। और डीआई का जितना भी डिपार्टमेंट है, तो हमें हिंदी पर तो अभियान पूरा चलते रहता है कि ऐसे लिखना है, आज कविता लिखना है, तो ये सब हिंदी को और बढ़ावा देते हैं, इसलिए आप कोई लैंग्वेज का कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। और इंग्लिश में है तो इंग्लिश तो उनको अच्छे से नॉलेज है, तो इंग्लिश में भी आप जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। जनरल सब हिंदी में ही जवाब दिया है हमारे तरफ। तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, आप हिंदी में इंग्लिश में या दोनों कंबाइन करके भी आसानी से यूज कर सकते हैं। टेक्निकल टर्म आप इंग्लिश में यस। यूज कर सकते हैं, बाकी बेसिक चीज़ें हिंदी में बता सकते हैं। जैसे किसी चीज का डिफिनेशन ही पूछ दिए, जैसे क्वेश्चन जो है ट्रांसफार्मर क्या है इसके बारे में अगर पूछ देंगे तो आप इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं, डिफिनेशन है सिंपल। बहुत सारे जैसे हमारे सामने वाले पैनल थे उसमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछे, जैसे अर्थ का रेजिस्टेंस कितना होता है, थेवेनिन थ्योरम क्या है, नॉर्टन थ्योरम क्या है, ट्रांसफार्मर क्या कैसे काम करता है, ये सब मतलब एक बेसिक बेसिक टाइप का क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पूछते चले गए। 10-15 क्वेश्चन पूछते थे, इस टाइप का उनका क्वेश्चन था। लेकिन सामने वाले पैनल थे अलग, उसमें हम लोग जो गए थे उसमें डिटेल में क्वेश्चन पूछते थे, जैसे कोई भी टॉपिक उठा लिए तो उसके गहराई तक जाते थे। इस टाइप का भी पैनल होता है अलग अलग पैनल में।
लेकिन बिल्कुल। सब में वही है कि आप अगर जानते हैं तो कहीं से भी जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बात वही है कि आपके पास नॉलेज है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी आप तुक्के मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और अनरियलिस्टिक बातें कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो बाकी यदि सब्जेक्ट्स की बात करें कि यदि 10 दिन में किसी को इंटरव्यू के लिए सब्जेक्ट तैयार करना है तो किन सब्जेक्ट को मेजरली फोकस कर सकता है? यानी सब्जेक्ट अगर वहाँ तो जनरली 5 सब्जेक्ट ही पूछा जाता है, वैसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं वो, लेकिन आप 90% श्योर रहिए कि जो सब्जेक्ट हम बोल रहे हैं उसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप जो लग रहा है कि हम सब्जेक्ट ये कवर कर सकते हैं कम टाइम में, मेरा पहले से ही स्ट्रॉन्ग है वो सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट आप प्रेफर कर सकते हैं। जैसे मशीन हो गया, पावर सिस्टम, ये सब लोग थोड़ा सा डिटेल से सेमेस्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो उसको आप सब चूज कर सकते हैं। और जेबी गुप्ता में जो बुक है उसमें वन लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है कि टॉर्क को कैसे बढ़ाएंगे, क्या मेथड है, इस टाइप का एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन दिया हुआ है, और उसका 2-3 लाइन में आंसर भी दिया हुआ है। तो वो सब इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए पर्याप्त है। और बीके मेहता में भी क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि आपका क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है उसके बाद क्वेश्चन है 10-15 हर एक चैप्टर में है, क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका आंसर भी दिया हुआ है, तो वो सब आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप फिर थोड़ा देख लीजिए, मेन मेन जो टॉपिक, ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड रहता नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल। देगा कि आप जानते हैं और उसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना, आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, रूम पे पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन वो कभी नहीं पूछते हैं जो आपको पता नहीं हो, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो सबको जनरली पता ही रहता है। बिल्कुल, तो बेसिक से ही इंटरव्यू हो जाता है, लेकिन बेसिक उसके लिए अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं। तो बेसिक्स आपका स्ट्रांग यस, होना बहुत चाहिए, ज़्यादा डेप्थ बेसिक्स। में नहीं जाना है। और इसके अलावा नॉन टेक की बात करें कि इंटरव्यू में कभी कभी एचआर क्वेश्चंस या नॉन टेक्निकल टॉपिक्स के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यस, वो क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हमसे नहीं पूछा गया था, लेकिन देखे थे किसी किसी से, जैसे कोई वहाँ से थे तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म के बारे में आप क्या जानते हैं, उनके बारे में बताए। कोई गया से गए थे तो आप गौतम बुद्ध के बारे में क्या जानते हैं, तो आप गौतम बुद्ध ने कहाँ क्या उपदेश दिया, ये सब आप शुरू में ही पूछ लेंगे। वो ये ऐसा नहीं कि बाद में पूछते हैं। बिल्कुल। और हमको नहीं लगता है कि इसके आपको कोई इंटरव्यू पर नंबर ऐड करते होंगे, ये आपको सिंपली आप जो इन कीजिएगा ना, उसी समय आप कहाँ से आए तो यहाँ से, तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ पॉलिस पूछ लेते हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट पूछेंगे, उसके बाद इंटरव्यू चालू होगा। तो हमको लगता है इसका थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता होगा, ज़्यादा इधर उधर का इफेक्ट पड़ता नहीं है। लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, बेसिक पूछते हैं, और उसको आप एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट। हाँ, बेसिकली मतलब एक चेक किया जाता है कि जो कैंडिडेट जहाँ का है, जिस एरिया का है, उसको एक नॉलेज है कि नहीं अपने बारे में, अपने उसको, एरिया के हाँ, बारे में। उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। यस, तो कितने। क्योंकि इसमें नॉलेज आपको ब्रांच का ही देखा जाता है कि आप अपने क्षेत्र में कितना नॉलेज जानते हैं। बिल्कुल। आपका जो इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में आप कितना नॉलेज जानते हैं, मेनली ये नॉलेज जानते हैं। ये यूपीएससी जैसे बीपीएससी जैसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको पूरा माइंड चेक किया जाएगा आप क्या एक्शन लेते हैं। आपको नॉलेज है ब्रीफली अपने डिपार्टमेंट में, तो फिर आप अच्छा कवर कर सकते बिल्कुल। हैं। 15 से 25 मिनट आपका मिनिमम मान सकते हैं, उतने बीच में ही रहता है आपका इंटरव्यू। किसी किसी स्टूडेंट का ज़्यादा जा सकता है, जो थोड़ा सा डिटेल में जानकारी देने लगते हैं उन पे बिल्कुल। उनका थोड़ा ज़्यादा जाता है, बाकी इन्हीं के बीच में इंटरव्यू रहता है। तो बिल्कुल वही है कि ये गाइडेंस उन्हीं के लिए जो ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं और जिनको थोड़ा सा एक ओवरव्यू चाहिए था इंटरव्यू और रिटन टेस्ट का। और यदि बाकी आपके एग्ज़ाम 6 महीने बाद है या कुछ टाइम बाद है तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। तो आप राजन जी की एक बार बातों को सुनिए ध्यान से कि इन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस बताए, क्योंकि आई थिंक मुझे तो याद नहीं है, लेकिन यदि आप काउंट करेंगे तो 30 से 40 क्वेश्चंस उन्होंने ऑलमोस्ट बता दिए हैं इलेक्ट्रिकल से संबंधित। तो आप उनको एक बार नोट डाउन कर लें और अच्छे से उसके बारे में एनालिसिस करें, क्योंकि इतने क्वेश्चंस, क्योंकि 25 से 30 मिनट इंटरव्यू चलना काफ़ी अच्छी बात है। यदि आपका इंटरव्यू ज़्यादा जा रहा है, जितना लंबे टाइम तक आपका जाता है, तो ऑन एवरेज आपका होने के चांस इतने ही बढ़ जाते हैं। और बाकी यही है कि कंटेंट आपको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में जाना है। आपको केवल अब एमसीक्यू वाली बात नहीं रही कि आप सिंपल एमसीक्यू पढ़ के चलेगा और आपका एग्जाम निकल गया। आपको जेनुअनली सीरियसली आपको एग्जाम क्रैक करना है, आगे आने वाला चाहे 1 साल बाद एग्जाम आता हो या 6 महीने बाद, आपको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से टाइम देना है आपके कंटेंट को, चाहे नॉन टेक्निकल की बात करें या टेक्निकल की बात करें।
और जैसा कि इनके भी 3 से 4 एग्ज़ाम निकले हैं, तो एक वही पॉइंट आता है हमारा, जब वो तैयारी हमारी इतनी हो जाती है कि उसके बाद लगातार हमारे 3 से 4 5 एग्ज़ाम निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जल्दबाजी में तैयारी ना करें कि मुझे हर महीने एग्ज़ाम निकालना है, उसमें ये करना है वो करना है। एक लंबी स्ट्रेटजी बनाएं, 6 महीने 1 साल की, और उसके हिसाब से आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो आसानी से आपका एग्ज़ाम निकल ये जाएगा। बहुत जरूरी बात है किसी भी स्टूडेंट के लिए। ये आप ये नहीं सोचे कि सामने वाला का नंबर मेरे से ज़्यादा आ रहा है। आप अपना तरीका से बेसिक से चालू कीजिए और एक लेवल पर आने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि सब एग्ज़ाम क्रैक हो रहे हैं। अगर शुरू में ही हड़बड़ाहट मत कीजिए कि चलिए ये टॉपिक से आ रहा था यहीं पढ़ ले, फिर ये टॉपिक से आ रहा था यहीं पढ़ ले। ऐसे में तैयारी भी नहीं हो पाता है और टाइम भी बीत जाता है। आप बेसिक से पढ़ना चालू कीजिए और हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कीजिए टाइम दे के, तो फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, वही है कि यदि आप नए स्टूडेंट हैं, आपकी तैयारी नई-नई स्टार्ट हुई है, तो आप उन लोगों से कंपेयर ना करें जिनकी तैयारी हो चुकी है। आप अपना खुद का बेसिक अच्छा करें, पहले न्यूमेरिकल पार्ट अच्छा करें, उसके बाद आप तैयारी करें। और जो बच्चे ऑलरेडी एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर एग्जाम्स में 1 या 2 नंबर से रह रहे हैं, तो वो अपनी जो चीज़ें वीक पोर्शन है, जैसे इंटरव्यू वाला पोर्शन हुआ आपका, कॉन्सेप्ट हुए एप्लीकेशन वाइज, तो वो अच्छा करें उनको। और बाकी नेगोशिएशन को आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के लिए फर्स्ट टाइम एग्जाम निकालना मुश्किल होता है। जब आप 10 से 15 एग्जाम दे लेते हैं, उसके बाद आपके एग्जाम निकलना स्टार्ट होते हैं। मैं भी बताऊं अपने बारे में, तो मैंने भी कम से कम 7 8 9 एग्जाम दिए, तब जाके मेरे एग्जाम निकलना स्टार्ट हुए। तो ये बहुत एडवांटेज है कि आप एक ग्रुप बना के इसमें इंटरव्यू का भी आपका तैयारी हो जाता है और टेस्ट देते हैं, नंबर भी आप क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इससे आपको अच्छा रहता है एग्जाम में। बिल्कुल, वही है कि कोई चीज़ जितना हमको पढ़ने से याद होती है, उतना सुनने से भी और दिखने से भी याद होती है। तो यदि आप ग्रुप में स्टडी करते हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें मेमोराइज हो जाती हैं, वो आपके परमानेंट आपके दिमाग में वो सेट हो जाती हैं, जो आप कभी भूलती नहीं हैं। तो ऐसा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए या किसी भी एग्जाम पर्पज़ के लिए। तो लास्ट वही है कि ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट हु विल बी अपीयर इन फ्यूचर एग्जाम एंड अपकमिंग एग्जाम्स। और जो भी आपका ड्रीम जॉब है, जो भी ड्रीम डिपार्टमेंट है, उसकी आप तैयारी अच्छे से करें, और जल्दबाजी में तैयारी ना करें, आराम से टाइम दें और उसके हिसाब से तैयारी करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा हेल्प मिले रिटन टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो थैंक यू।